मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और दिग्गज नेता इंजीनियर उदयभान करवरिया सर। सर, स्वागत है आपका TV9 भक्तवर्ष में। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे, लंबा समय संघर्ष का काटने के बाद आपको बाहर आने का मौका मिला। सरकार ने कुछ जिम्मेदारियां सोची होंगी आपके ऊपर, स्थिति अब ये तो सरकार तय करेगी कि क्या जिम्मेदारी देनी है जी। मैं तो अभी तो मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया जी जी। तो मैं 1 वर्ष तक तो उनके ही सारे कार्यक्रमों में व्यस्त हूँ जी। 16 सितंबर को उनका वार्षिक श्राद्ध पूर्ण होगा जी। उसके बाद बैठेंगे अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ में तो वो जिस प्रकार की भी जिम्मेदारी देंगे। पुराना कार्यकर्ता हूँ जी। काम का आदत बनी हुई है जी। पहचान की कोई कमी नहीं है तो जिस प्रकार का उनका आदेश होगा निर्देश होगा उस प्रकार से काम करूँगा। आपने संगठन में भी बहुत काम किया है और कार्यकर्ताओं की भी आपके पास अच्छी पकड़ है। खासकर जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, माना जाता है कि उसको एकजुट करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और जानकार मानते हैं कहीं ना कहीं इस समय पार्टी की इस समय ज़रूरत भी है भाजपा को। कौशाम्बी और प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास के कई ज़िलों में आपका अच्छा खासा नाम है और लोग आपसे जुड़े हुए हैं। पार्टी किस तरीके से इसका लाभ हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँ कि मैं एक जात का नेता नहीं। मैं जब 12 भी चुनाव लड़ा तो वहाँ समीकरण कोई ब्राह्मण वाला तो था नहीं, फिर भी मैं चुनाव जीत के आया जो कभी भाजपा नहीं जीती थी। तो मेरे साथ पहली बात तो हर वर्ग का कार्यकर्ता जुड़ा है। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण कुल से हूँ तो ब्राह्मणों का विशेष लगाव है और मेरे कहने से और मेरे इशारे पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी दशा और दिशा को ठीक करते हैं। 2027 में क्या माना जाए कि एक बार आपका जो कार्यकर्ता है अगर वो कहता है, आवाज़ उठती है तो कौशाम्बी या फिर प्रयागराज से आपको जिम्मेदारी मिल सकती है आप उठाने के लिए? कारागार जाने के बाद भी मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, वो भी जीत करके आई। कार्यकर्ता की आवाज़ भी अपनी जगह है और पार्टी संगठन का क्या निर्देश है वो भी अपनी जगह है। अगर संगठन ये चाहता है कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ने से कुछ सीटों का हमको अगल बगल से आप उससे होगा तो मैं उसके लिए भी कमर कसूँगा। और अगर पार्टी को लगता है कि संगठनात्मक ढांचे में लेकर के ज़्यादा काम कर सकता हूँ तो उस दिशा में जाऊँगा। ये तय करना पार्टी को है, मैं हर स्थिति के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे आपके समय की जो राजनीति थी जिसमें जोशी जी थे, उस समय की भाजपा और अब की भाजपा में काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है। एकोमोडेट करने में कैसे बैलेंस बनाएंगे? बैलेंस बनता है, देखिए 2 चीज़ें हैं। कुछ हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं और जो पुराने हैं उनको लोग भूले हुए हैं। तो मेरे पास ज़्यादा पुराने कार्यकर्ता आते हैं जिनके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है तो मैं उनको संतुष्ट करता रहता हूँ, उनके कार्य करता रहता हूँ, अधिकारियों से बताता रहता हूँ। खुद भी कहता हूँ, कई लोग ऐसे आ जाते हैं मेरे पास काम के लिए जो मुझसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं तो किसी का काम पड़ता है तो मैं अधिकारी को खुल करके कहता हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनको आज की पीढ़ी नहीं जान रही लेकिन मैं जान रहा हूँ तो इनको आप देखिए। तो नए पुराने का सामंजस्य बनाने के लिए एक प्रकार से मैं सेतु का काम कर सकता हूँ। जी जी जी। आपने शुरुआत की, जो आपका जो पुराना अगर कहा जाए पॉलिटिकल कैरियर है वो कौशाम्बी से ही था और कौशाम्बी इस समय चर्चा में पूजा पाल की वजह से। हाँ, पूजा पाल के पार्टी से बाहर होने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा देखते हैं आप? देखिए, पूजा पाल का विषय यह है कि पूजा पाल के साथ अन्याय हुआ। सपा ने भी पूजा पाल को लेकर के केवल इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। अब जब पूजा पाल ने विधानसभा में एक हकीकत बयान कर दिया कि मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिला दिया गया तो ये बात से तमतमा गई सपा को लगा कि ये जो मेरा पीडीए का एक फंडा चल रहा है इसको कहीं ना कहीं पूजा पाल कमज़ोर कर रही हैं। इस वजह से पूजा पाल को उन्होंने बाहर किया। लेकिन पूजा पाल के साथ अन्याय भी किस समय हुआ था? जब सपा के लोग थे। अन्याय करने वाले सपा के लोग, आज निकालने वाले फिर सपा के लोग। तो सपा ने तो दोहन किया है ना ये पिछड़ी जातियों का। एक जाति को छोड़ दीजिए पिछड़ों में, उसके बाद सपा ने किसका काम किया है? सपा पिछड़ी जातियों का दोहन करके केवल पिछड़ों को इकट्ठा करना चाहती है।
और ये जातियां जानती हैं कि दोहन करके हम इकट्ठा उनके साथ नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका काम कर रही है, सबका विकास कर रही है, सबके लिए बराबर से न्याय कर रही है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सब रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले क्यों नहीं पूजा पाल को लिया? अगर सबकी बात चल रही थी तो योगी जी तो पहले भी सत्ता में थे, हाँ, पहले भी उनको बुला लेती कि भाई ऐसा। नहीं, तब भाजपा को क्यों नहीं याद आया? नहीं, भाजपा को उस समय भी याद था, ऐसा नहीं कि भाजपा को याद नहीं था, लेकिन समाजवादियों ने कुछ ऐसा चक्र चला और पूजा पाल को अपनी तरफ घसीट लिया, कुछ कह करके कुछ करके। अब वो महिला हैं तो महिला के नाते भावुकता में वो चली गई होंगी, और जब उनको ये समझ में आया कि नहीं यहाँ तो मेरा दुरुपयोग हो रहा है और मुझे प्लेटफॉर्म न दे करके मेरा केवल उपयोग राजनीति और वोट के लिए किया जा रहा है, तब पूजा पाल ने जो है इस प्रकार की स्थिति की। तो पूजा पाल अब समझ आई है उनको, तो अब भाजपा में आएंगे वो। सपा की टाइमिंग गलत थी? नहीं, टाइमिंग गलत नहीं थी। सपा का केवल देखिए, सपा केवल एक जाति विशेष की पार्टी है, बाकी का दोहन करने के लिए अपने साथ जोड़ती है। अब देखिए, उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पांडे जी को आगे कर रखा है। आप पांडे जी के दिल से पूछे जा करके कि उनकी कितनी सुनी जाती वहाँ। आखिर जो लोग बाहर गए, मनोज पांडे बाहर गए, ये सब बाहर गए ना, तो बाहर जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने उनका केवल दोहन किया, तब तो आदमी बाहर जाता है, नहीं अगर कहीं संतुष्ट है तो क्यों बाहर जाएगा। अच्छा, वैसा अतीक अहमद के खात्मे के बाद अब प्रयागराज कौशाम्बी में क्या दिखता है कि एक वर्चस्व वाला जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है कौन हो सकता है सिस्टम के लिए? देखिए वर्चस्व की बात कभी यहाँ रही नहीं। यहाँ पर बहुत शांति व्यवस्था रही, सब अमन चैन से रहते रहे। उन्होंने एक खाई बनाई और वो खाई बना करके एक अपराध का पराकाष्ठा चली गई। और मुझे लगता है, अब तो देखो आप जब से गए शांति व्यवस्था है, किसी का किसी से आप झगड़ा नहीं देख रहे होंगे, किसी का कोई मकान नहीं लूट रहा है, किसी की कोई जायदाद नहीं जा रही है। तो अब तो प्रयागराज में शांति व्यवस्था है, यहाँ वर्चस्व का आप कोई विषय ही नहीं। वर्चस्व केवल एक चीज की हो सकती है, राजनीतिक वर्चस्व, कि किसकी राजनीति में ज्यादा पकड़ है, किसकी जनता में ज्यादा पकड़ है। तो राजनीतिक वर्चस्व किसका देखते हैं आप? तो राजनीतिक वर्चस्व तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, थोड़ा और समय बीते तो जिसके साथ जनता ज्यादा खड़ी रहेगी उसका राजनीतिक वर्चस्व है। माफियाओं के खिलाफ जो योगी सरकार ने काम किया है, बहुत तारीफ हुई, और तारीफ इतनी हुई कि पूजा पाल को पार्टी से बाहर भी कर दिया गया, और उन्हीं का नाम लेकर के एक और महिला विधायक जो विडो हैं कि हमको न्याय कब मिलेगा। किसकी बात कर रहे हैं? बिस्मा यादव की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने सीधे तौर पर आप लोगों पर निशाना साधा। देखिए, वो विषय आप समझो जी, मेरे ऊपर केवल एक मुकदमा जी, मेरे भाइयों, हम मुलायम सिंह जी के प्रकोप का भाजन हुए। उन्होंने सोचा था कि हमको समाजवादी पार्टी में ले लेंगे, क्योंकि उस जमाने में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत की स्थिति में थी, भाजपा उस समय कमजोर स्थिति में थी। हम लोग भाजपा का झंडा लेकर के जब निकले, पार्टी को मजबूत करने लगे, तो उन्होंने हमें ऑफर भी किया कि आप हमारे साथ आ जाइए। तो हमने उनसे स्पष्ट कहा कि आपका हमारा मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी धारा अलग है, हमारी धारा अलग है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, फिर तुमको खामियाजा भोगना पड़ेगा। और हुआ ये कि कुछ महीनों बाद जवाहर यादव जी मारे गए। क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर थे वो, उनके ऊपर दर्जन से ज़्यादा मुकदमे, उनके बड़े भाई सुलाकी यादव के ऊपर दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे, उनके भाई लोचन के ऊपर, साले लोचन के ऊपर जो है दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे, 45 है ना, इतने मुकदमे। हमारे ऊपर कोई मुकदमा उसके पहले नहीं था, उसके बाद नहीं, केवल एक मुकदमा जवाहर यादव से संबंधित है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हमको जो उन्होंने कहा था कि आपको भोगना पड़ेगा, तो उन्होंने रात को 1:30 बजे हमारे खिलाफ FIR कराई, 7 बजे की घटना थी। ठीक, तो अब आप ये बताओ कि न्याय किसको चाहिए? जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, जिसका कोई पिछड़ा इतिहास ऐसा नहीं है, न जमीन कब्जा का, न किसी को धमकाने का। इनके पूरे परिवार के ऊपर 302 गुंडा एक्ट, ये सबसे ले करके सैकड़ों मुकदमे हैं। तो माफिया कौन हुआ जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं?
जिसका पेशा यही रहा है, या वो व्यक्ति है जो राजनीतिक तौर पर एक मुकदमे में फंसा दिया गया, अब आप उसको क्यों बदनाम करते हो? तो अपनी गिरेबान झांको। न्याय तो हम अगर मांगे कि हमको न्याय चाहिए और इनको जमींदोज किया जाए तब तो उचित लगता है, लेकिन अगर ये भाषा ये बोलती हैं तो ये तो कोई के गले के नीचे उतरेगा नहीं कि इतने मुकदमे वाला व्यक्ति ये बात बोली। उन्होंने कहा था हमने खुद मरवा दिया है, कोर्ट में कहा उन्होंने। जी। अरे बहुत सी चीज़ें उन्होंने कोर्ट, आप देखिए मैं कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि मीडिया ने इतना हाइप दे दिया ना, तो जज जो लोग भी आजकल सोचते हैं कि मीडिया का ट्रायल चल रहा है, मीडिया का ट्रायल चल रहा है, हम क्यों इस बवाल में फंसे। नहीं तो हमारी जगह, अगर हमारे नाम की जगह कोई और व्यक्ति का नाम होता तो इसमें कुछ होता ही नहीं। अच्छा, फिर मैं दूसरा प्रश्न कहता हूँ, इन्होंने जो मुकदमा भी लिखाया, देर में लिखाया, रात में लिखाया, 1:30 बजे रात लिखाया, ठीक है, उसमें इन्होंने लिखाया हमारे भाइयों के नाम, हमारा नाम और 4-5 अज्ञात। पूरे मुकदमे में, पूरे जांच में वो 4-5 अज्ञात कौन है पता ही नहीं, आज तक उसकी कोई चर्चा ही नहीं। तो इन्होंने लिखाया तो ये था कि इनको साथ में फंसाए रहेंगे और जिन्होंने मारा है उन 4-5 को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। लेकिन फिर वो राजनीतिक पहल चली, भाजपा और सपा की लड़ाई चली, हम बलि का बकरा बनाए गए, आज भी बलि का बकरा बने हैं। इसके अतिरिक्त कोई मुकदमा हमको बता दीजिए, आप पूरे शहर में घूम के देख लीजिए, 3-4 जिलों में कोई आदमी अगर हमारे लिए ये कह दे कि हमने किसी के साथ अन्याय किया है, ज़बरदस्ती किया है, तो जो सज़ा हो वो हमको दे दी जाए। और इनके बारे में पूछ लीजिए, इनका रोज़ यही काम है। तो भाई जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे वो माफिया, जिसके ऊपर एक मुकदमा की वो माफिया, ये तो जनता तय करे। और न्याय किसको चाहिए? न्याय तो हम अगर मांगे तो ये उचित दिखता है, ये अगर मांगे तो वो तो मतलब एक हंसी का पात्र है। जी। जो रिहाई हुई थी, उस रिहाई में ऑर्डर में क्या क्लैरिटी है कि आप आगे आने वाले इलेक्शन में आप चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, किसी को भी सज़ा मिलती है तो जब सज़ा उसकी स्थगित कर दी जाती है तो वो टाइटल्ड हो जाता है। जी। जैसे हाई कोर्ट से भी प्रकरण जब जाता है तो मुकदमे जब फाइनल नहीं होते हैं, आदमी को जमानत मिलती है और उसमें सज़ा को तब तक के लिए स्थगित किया जाता है तो इंटाइटल्ड हो जाता है। तो मेरी भी सज़ा स्थगित हो गई, मुझे भी छोड़ दिया गया आचरण दिया, तो क्यों नहीं इंटाइटल्ड है? बिल्कुल सज़ा स्थगित कर दी गई या ख़त्म कर दी गई? देखिए, ख़त्म तो कभी ज़िंदगी भर किसी की सज़ा नहीं होती, हाई कोर्ट भी छोड़ता है। राज्यपाल को तो विवेकाधिकार है। हाँ, तो राज्यपाल ने ख़त्म ही तो किया है उसको। जी, उसको ख़त्म ही तो किया है। लेकिन फिर भी अगर हाई कोर्ट से भी कोई छूटता है तो उसको भी 2 जमानतदार लगाने पड़ते हैं। गवर्नर के यहाँ छूटता है उसको भी। और अब तो एक और अच्छी चीज़ है, अब तो 1 जुलाई के बाद से जो नया कानून आया है तो आप इसके खिलाफ तो नियमता कहीं अपील में भी नहीं जा सकते, अपील में भी आप नहीं जा सकते। तो बड़ा स्पष्ट आदेश है। तो चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, मैंने क्या कहा, चुनाव लड़ने की भी तैयारी है, संगठन के काम की भी तैयारी है, या पार्टी जिस प्रकार से उपयोग मेरा बेहतर कर सकती हो ये तय पार्टी को करना है। जी। एक जिज्ञासा और है, करवरिया परिवार की ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, चौथी पीढ़ी का उत्तराधिकारी आप किसे सक्षम मानते हैं? देखिए, सक्षम तो आपने नाम लिया, मेरे बेटे का है, वो अभी BCom 3rd ईयर का स्टूडेंट है, एक अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा बैट्समैन है, वो अपना करियर अभी उधर देख रहा है। हाँ, जनता के बीच में, क्योंकि इधर वर्ष भर मैं नहीं जा पा रहा हूँ पत्नी के कार्य उसकी वजह से, तो बेटा बीच बीच में जाता रहता है, उसको लोग स्वीकार भी करते हैं और आप देखते भी होंगे कि उसकी स्वीकार्यता है। तो अभी तो उसकी उम्र कम है, पहले वो जनता के बीच में मेहनत करे, केवल पिता के नाम पर कूद जाना उचित नहीं है। जनता स्वीकार करे तब आप जाइए राजनीति में, मेरा ये सीधा स्पष्ट मानना है। बाकी मेरे भतीजे हैं, तो हमारा तो संयुक्त परिवार है, तो अपने पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। बहुत सारे सक्षम हैं। हाँ, बहुत सारे लोग सक्षम हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है, पार्टी के निर्देश जो होंगे उसका पालन करेंगे। ठीक सर। दिनेश सिंह, टीवी प्रयागराज।